जय हिंद। जय हिंद। आइए हम लोग आज जुड़ते हैं क्लास से, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे अंतरिम सरकार के गठन में महिला की भागीदारी कितना थी। 15 महिलाएं थी। 15 महिलाएं की भागीदारी अलग अलग थी। और पहला 15 महिलाओं को फिर से हम लोग क्या करते हैं कि एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए, अब तो देखिए स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा अंतरिम सरकार की है, लेकिन 15 महिलाओं को हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। महिला में क्या थी? सरोजिनी नायडू जी, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, एनी नेस्कैम, कमला चौधरी, रेणुका राय, लीला रे, पूर्णिमा बनर्जी, दक्षिणी बेलासुबन, मालती चौधरी, बेगम एजाज रसूल। ये महिला मुस्लिम थी प्रथम। अगमुम स्वामीनाथन, विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृता कौर, सुचेता कृपलानी, इतनी महिला थे। अब देखिए, इसके बाद भी संविधान समिति में बहुत सारे समिति के अध्यक्ष रहे थे। कौन कौन? संचालन समिति के राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के भीमराव अम्बेडकर, प्रांतीय संविधान समिति के सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघीय समिति के जो है जवाहरलाल नेहरू, और संघ शक्ति का भी जवाहरलाल नेहरू। मौलिक अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी जी को दिया गया था, जो पेशा से एक शिक्षक थे। बाकी सब वकील थे, ये शिक्षक थे पेशा से। अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। कैबिनेट मिशन 1945 ईस्वी के प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। ठीक है। अब अंतरिम मंत्रिमंडल कहते कैसे को है? एक ऐसा सरकार जो अपने अंदर में ही बनाया गया है, चुनाव नहीं हुआ था, मनोनीत करके। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेशी मामले के अध्यक्ष रहते हैं। ये वल्लभ भाई पटेल जो है गृह, सूचना तथा प्रसारण मंत्री का होते हैं, बनते हैं। जो बलदेव सिंह जो है रक्षा मंत्री होते हैं। बल रहेगा तभी रक्षा करेंगे, एक ट्रिक भी है। जॉन मथाई उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री थे, जॉन मथाई। ठीक है। सी राजागोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अंतरिम सरकार में कौन थे? सी राजागोपालाचारी। उसके बाद फिर कौन बनते हैं? तो उसके अब्दुल कलाम बनते हैं। H.C. भाभा, ये जो कि होम्यो सिंह भाभा जो है कार्य खनन एवं बंदरगाह से थे। अब भाभा जी को ही कहा जाता है परमाणु के प्रथम जन्मदाता है उनको। राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। कितना बार पूछ दिया गया, राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा मंत्री था? तो खाद्य एवं कृषि मंत्री था। असफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। देखिए, जैसे भी जगजीवन राम है, ये नाम से ही लग रहा है कि ये मेहनत करने वाले मंत्री थे, श्रम मंत्री थे। 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य भी शामिल थे। 26 अक्टूबर में लियाकत अली खां वित्त मंत्री, आई चुंदीगिरी वाणिज्य मंत्री, अब्दुल रस निस्तार संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। और जैसे मंडल है तो मंडल क्या करेगा? विधि बनाएगा। तो याद रखना है ट्रिक से भी, जोगेंद्र नाथ मंडल है, मंडल आयोग विधि बनाया। गजानंद अली खां स्वास्थ्य मंत्री थे। अब देखिए, प्रारूप समिति, संविधान के प्रारूप तैयार करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। प्रारूप किसको कहते हैं? ड्राफ्टिंग। जैसे पूरा संविधान हम लोग पढ़ लिए, बहुत सारा संविधान था हमारे देश में, बहुत सारे 60 देशों के संविधान को हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। तो उसमें से सबको तो नहीं ले सकते ना, तो उसको कौन सा लेना है कौन सा छोड़ना है, इसका सबसे निर्णायक काम था। इसी का काम किए हैं अध्यक्ष जो है, अध्यक्षता कर रहे थे अम्बेडकर जी। तो इसीलिए कहा जाता है संविधान के निर्माण करने में अम्बेडकर का हाथ है। एन गोपाल स्वामी अयंगर इसमें सदस्य थे। और मोहम्मद सदातुल्ला, DP खेतान ये निर्दलीय थे। और KM मुंशी, BN मिंतर और अलादीन कृष्ण स्वामी अय्यर ये सदस्य थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। संविधान सभा के प्रमुख कार्य क्या था? इनमें से 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। 1949 ईस्वी में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता को सत्यापन किया गया। राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता मिला था। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को अपना राष्ट्रीय गान जो है और राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत आप लोग बताइएगा कौन कौन है? राष्ट्रीय गीत किसको कहते हैं, गान किसको कहते हैं? ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इससे। अब और देखिए इसमें क्या हुआ उसके बाद कि स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल है। देखिए वो 46 के पहले वाली है, इसमें देखिए 46 के पहले वाली है, 2 सितंबर 1946। अब यहाँ पे पहला स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल आ गया। कौन सा? जवाहरलाल नेहरू कौन थे? तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंडल तथा विदेश मामले वैज्ञानिक शोध मंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण राज्यों के मामले मंत्री थे।
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वित्त मंत्री बने थे। देखिए बी आर अम्बेडकर कौन, जो विधि मंत्री बने थे, विधि बने कानून के मंत्री बने थे। जॉन मथाई रेलवे मंत्री पहले भी थे, आज भी रह गए। अबुल कलाम आज़ाद शिक्षा मंत्री बन गए। समझे, उस समय शिक्षा मंत्री जो हैं कौन होते थे, उस समय शिक्षा मंत्री जो है वो हुए थे सी राजागोपालाचारी। अब कौन बन गए, अबुल कलाम आज़ाद। राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थ्य मंत्री बनते, प्रथम महिला है जो ये केंद्र में भी इसको जगह मिला था। सरदार वल्लभ बलदेव सिंह रक्षा मंत्री, पहले भी रक्षा मंत्री, आज भी रक्षा मंत्री। जगजीवन राम श्रम मंत्री, पहले भी श्रम मंत्री थे, इस बार भी श्रम मंत्री रह गए। वी एन गाडगिल कार्य खननम ऊर्जा मंत्री बन गए। स्वामी श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग आपूर्ति मंत्री बन गए। उस समय देखिए उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन बने थे, उद्योग और आपूर्ति मंत्री जो बने थे उस समय जॉन मथाई था। इस समय क्या हो गया, उद्योग आपूर्ति मंत्री बन गए कौन, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी। और जॉन मथाई क्या बन गए, जॉन मथाई रेलवे मंत्री बन गए। ठीक है। आर के संगमशेट्टी वित्त मंत्री बन गए हैं। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री बन गए हैं। पी एच भाभा वाणिज्य मंत्री। उद्योग देखिए उद्देशिका क्या था, नेहरू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट जो था संकल्प आदर्श प्रस्तुत किया गया था, जिन्हें संविधान के उद्देशिका के रूप में कहा गया था। प्रस्तावना के प्रमुख बातें इस तरह की थी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल ढांचा के सिद्धांत दिया था। मूल ढांचा क्या है, संविधान के बारे में बता दिया गया था, लेकिन केरल और केशवानंद भारती बनाम विवाद जो हुआ था उसमें कहा गया था कि संविधान के मूल ढांचा इस तरह के है। संविधान आपको पता है कि संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा अथवा संविधान की कुंजी कहा है, जबकि अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए अंबेडकर जी का कहना जो था ये संविधान के 32 अनुच्छेद 132 है, उसमें कहा गया था कि संवैधानिक उपचार जिसके तहत उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी करता है। समझे, तो इसमें क्या है कि ये व्यक्ति का संविधान के जो इसी को कहें आत्मा है। और बाकी सभी लोग जो जवाहरलाल नेहरू जो कहें क्या कहे हैं कि उद्देशिका जो था यही आत्मा है। अब देखिए क्या है आत्मा, इसके बारे में आप भी विचार कर सकते हैं, आप भी पढ़ें। 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी को इसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्रवाद की भावना को जोड़ा गया था इसमें। ठीक है, 42वें देखिए क्या क्या जोड़ा गया है, पहला समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, राष्ट्रीय अखंडता सबको जोड़ा गया था। उद्देशिका के प्रमुख शब्दों का अर्थ इस प्रकार है। देखिए उद्देशिका में जो शब्द है ना, जो प्रस्तावना हम लोग पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, संविधान का मूल स्रोत भारत की जनता है, वही समस्त शक्तियों का स्रोत है। यह शब्द संयुक्त रूप से चार्टर और के उद्देश्य से समरूप है। संपूर्ण प्रभुता संपन्न भारत एक संपूर्ण और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है। इससे स्पष्ट है कि भारत अपने आंतरिक एवं बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता या शक्ति के अधीन नहीं होगा। वह अपने निर्णय लेते समय किसी के दबाव स्वीकार नहीं करेगा। ये हो गया। अब आ रहा आगे समाजवादी। भारत का समाजवादी नेहरू जी की विचारधारा पर आधारित है। समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन के प्रमुख साधनों का सरकार का नियंत्रण रहता है, जबकि समाजवादी व्यवस्था में सरकार का नियंत्रण कठोरता से रहता है। भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया गया है, इसमें के बीच की रास्ता अपनाया गया है। देखिए लोकतांत्रिक भी है, समाजवादी, दोनों के बीच के रास्ता अपनाया गया है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्ष। इसका आशय यह है कि राज्य किसी राज्य धर्म की मान्यता प्रदान नहीं करेगा, बल्कि सभी धर्मों को एक समान दृष्टि से देखेगा। राज्य में धर्म के व्यक्तिगत विषय माना गया है, धर्म को एक व्यक्तिगत विषय माना गया है, राज्य का कोई एक विषय नहीं है। लोकतांत्रिक जनता का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के अनुसार जनता के लिए जनता के द्वारा स्थापित शासन लोकतंत्र कहलाता है। ये इनकी बात थी। गणराज्य, तो इसका अर्थ है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि अनुवांशिक होगा। देखिए कहता ना भारत एक गणराज्य है, तो क्या है यहाँ का निर्वाचित होगा राष्ट्राध्यक्ष, न का वंशानुगत होगा। जैसे राष्ट्राध्यक्ष मतलब कौन हुआ, राष्ट्रपति। हाँ, न्यायिक, तो उद्देशिका क्या स्पष्ट किया गया है कि भारत में लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान किया जाएगा। कितने प्रकार के न्याय की बात किया है, तो 3 प्रकार के, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात किया गया है। सामाजिक न्याय जो कल्याणकारी राज्य का मूल तत्व है। आर्थिक न्याय के तात्पर्य है कि नागरिकों के मध्य आर्थिक आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है कि नागरिकों को राजनीतिक जीवन में स्वतंत्र प्रदान की जाएगी, जैसे सभी नागरिक को वयस्क मताधिकार देना, चुनाव लड़ना इत्यादि। देखिए अब समझते हैं सामाजिक का मतलब क्या है, जो कल्याणकारी राज्य की मूल अवधारणा से जोड़ता है। डीपीएसपी माने कि क्या है, डीपीएसपी जो हम लोग पढ़े हैं ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था, भाग 4 में रखा है उसी को। आर्थिक न्याय क्या है, तो इसमें कह रहा है कि आर्थिक आधार पर मान लीजिए किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम पैसा है, तो इस पर भेदभाव नहीं करेगी, दोनों को बराबर सजा मिलेगी, बराबर देख रेख किया जाएगा। ये अलग बात है कि उनके पास पैसा होने के कारण कोर्ट से उन्होंने छूट जाते हैं जल्दी, गरीब लोग सजा ये न्याय के लिए रकटते रहता है, अलग बात। स्वतंत्रता अधिष्ठिका में स्पष्ट है कि भारत के नागरिकों को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। स्वतंत्रता में क्या है, देखिए ये तो आपको क्या न्याय कितना प्रकार था, स्वतंत्रता कितने प्रकार के हैं, तो कह रहा है कि स्वतंत्रता देखिए आपके पास क्या है, नागरिकों के विचार करने का स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति मैंने अभिव्यक्त करने का स्वतंत्रता है, विश्वास का स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। ये सब स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, इसमें कोई रोक नहीं किया जाएगा कि आप इस तरह के नागरिक के विचार नहीं कर सकते। इसको प्रदान करने के लिए भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक एक मौलिक अधिकार की भी व्याप्त प्रावधान किया गया है। इस स्वतंत्रता को रक्षा के लिए न्यायपालिका की स्थापना की गई। यह शब्द फ्रांस की क्रांति 1789 से निकाला गया था। कौन सा शब्द बात, तो ये शब्द जो निकाला गया है, ये निकाला गया है अभिव्यक्ति, विचार, धर्म, उपासना के स्वतंत्रता वाला। कहाँ के संविधान से लिया गया है, फ्रांस के। समानता, समानता के बिना स्वतंत्रता का कोई तत्व महत्व नहीं रह जाता। देखिए स्वतंत्रता मुझे दे दिए हैं, समानता ही नहीं है, तो इसकी उद्देशिका में कहा गया है कि सभी नागरिक को अवसर तथा प्रतिष्ठा की समानता प्रदान की जाएगी। भाग 3 में अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक, ठीक है। इसीलिए तो देखेंगे 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है कि कोई भी उपाधि नहीं रखेगा, क्योंकि सब बराबर। संविधान का आधारभूत ढांचा, केशवानंद भारती मामले में न्यायाधीश सिरकी के अनुसार, देखिए अब पूछ देता है केशवानंद भारती मामले में न्यायाधीश कौन थे, तो सिरकी थे। तो सिरकी के अनुसार क्या है, संविधान की सर्वोच्च सरकार का प्रचार, गणराज्य, प्रजातांत्रिक, रसूल, विधायी, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। ठीक है, 3 देखिए ऐसे भी जानते हैं कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और एक प्रेस था, तो प्रेस है। ये 4 स्तंभ होते हैं लोकतंत्र का। संविधान का धर्मनिरपेक्ष रसूल देश की एकता और अखंडता और कल्याणकारी राज्य, व्यक्तित्व को स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, निष्पक्ष चुनाव और विधि का शासन मूल अधिकार यहाँ का लोगों का है। तथा नीति निर्देशक तत्व और न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन भी एक व्यवस्था। देखिए न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया है। इसका अर्थ क्या हुआ, न्यायालय ने मान लीजिए एक बार कह दिया है कि कोई भी नेता को 2 वर्ष की सजा के बाद जो है उसको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाएगा 6 वर्षों तक, ये प्रावधान है। तो अब इसमें ये फेर बदल कर सकता है कि नहीं, इसको 2 वर्ष की सज़ा नहीं होगी, इस अपराध के लिए तो मैं 2 वर्ष की सज़ा दे दिया था, लेकिन 2 वर्ष की नहीं होगी, इसको हम सज़ा देंगे 1 वर्ष का। इस तरह की व्यवस्था कर सकता है। लेकिन इसका शर्त क्या है कि पहले जब जजों के बेंच, 2 बेंच के जज बैठे हैं, जो दो बेंच के जज का मतलब कि 2 जज बैठे हैं, तो अब इसको भंग करने के लिए 3 जज के बेंच बैठना पड़ेगा। ठीक है, इलाहाबाद में सबसे अधिक जजों का बेंच है, इसीलिए इलाहाबाद का अधिकतर फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं हटाया जा सकता है। तो इलाहाबाद जो फैसला देता है तो सुप्रीम कोर्ट को मान्य करना पड़ता है, या तो फिर उससे अधिक जजों का बेंच बैठना पड़ता है, क्योंकि इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा जज हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट में। तो अभी वर्तमान में कितने जज की नियुक्ति कौन करता है और कितने जज हैं, तो वर्तमान में अभी 32 जज होते हैं, 31 + 1 सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, अच्छा जजों की नियुक्ति कौन करता है, जजों की नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति होते हैं। और जजों की संख्या का निर्धारण कौन करेगा, तो ये निर्धारण करने के लिए संसद होते हैं। ठीक है, इस तरह की एक्स्ट्रा बात बता दी। संसदीय शासन प्रणाली, अब संसदीय शासन प्रणाली में क्या है कि वयस्क मताधिकार की व्यवस्था, संसदीय शासन व्यवस्था के सरकार की गठन जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधित्व से किया गया है। कह रहा है कि जो हम लोग गठन करेंगे जनता द्वारा निर्वाचित होगा उसके, जिसमें वयस्क मताधिकार में भाग लेते हैं। संविधान लागू होने पर मताधिकार
न्यूनतम 21 वर्ष होगा, ठीक है, जब लागू हो रहा था उस समय। लेकिन 61वें संविधान संशोधन करके उसे कहा ना 21 वर्ष नहीं करेंगे, अब इसको कम करके कर दिए हम लोग क्या कि 18 वर्ष कर दिए हैं। कब? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1900 कितना 89 में के अनुसार 326 में संशोधन किया गया। तो ये आयु किस में है? 326 में रखा गया है। अच्छा, 18 वर्ष कर दिया गया। नम्य तथा अनम्य संविधान, नम्य और अनम्य क्या है इसको समझ लेते हैं। भारत के संविधान में नम्य तथा अनम्य लक्षण एक साथ विद्यमान है, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अधिकतर प्रावधानों को संसद द्वारा साधारण बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जबकि अनम्य की भी आशय है कि अनुच्छेद में संशोधन करना अत्यंत जटिल है। इसके लिए विशेष संविधान संशोधन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो संविधान संशोधन की कितनी प्रक्रिया है? 3 प्रक्रिया है, ठीक है। अब देखिए 3 प्रक्रिया कौन कौन है? साधारण बहुमत द्वारा, ठीक है। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा, मतलब 2/3 से पारित करवाना होगा। कितना? कुल सदस्यों का, उपस्थित सदस्यों का 2/3। देखिए कुल सदस्यों के आधा से अधिक और उपस्थित सदस्यों का 2/3 से। अब इसको विस्तार से हमको समझाते हैं आपको। देखिए 552 कुल सदस्य है, ठीक है। एक संविधान संशोधन करना है, मान लीजिए जीएसटी पर संविधान संशोधन करना, तो इसमें उपस्थित हुए कितना? 200 सदस्य उपस्थित हुए। अब वोट कितना आदमी दिए हैं? तो वोट दिए 170, ठीक है। तो अब बताइए कि क्या ये पारित हो जाएगा? ये पारित हो जाएगा? तो जी बिल्कुल पारित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका अर्थ ये हुआ, इसका कारण क्या हुआ कि देखिए 500 तो थे, 552 तो इसका सदस्य हैं, कुल थे लोकसभा में, और इसमें उपस्थित कितना हुआ है? 200। वोट कितना दिया? 175। तो ये देखिए, ये साधारण बहुमत से क्या, साधारण बहुमत क्या कहता है कि आधा से अधिक हो जाना चाहिए। विशेष बहुमत कहता है 2/3 से अधिक होना चाहिए। तो ये 2/3 से अधिक तो हासिल कर लिया वोट, लेकिन उपस्थित जो आधा से कम हुए थे, इसीलिए ये पारित नहीं होगा। समझे? ये बात ध्यान रखना। चलो आगे। एक विशेष प्लस आधे से एक अधिक राज्य द्वारा। अब देखिए तीसरा क्या है? एक विशेष और प्लस आधे से एक अधिक राज्य द्वारा इसको पारित होना चाहिए। तो 3 तरह के संशोधन है। भारतीय संविधान के प्राकृतिक, संघात्मक और एकात्मक इसके संबंध में विद्वान में मतभेद है। कुछ विद्वान इसे संघात्मक की संज्ञा देते हैं और कुछ कहते हैं एकात्मक है, लेकिन ये दोनों ही मत अपूर्ण है। वास्तविक स्थिति यह है कि भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है ना तो एकात्मक है, बल्कि इसमें दोनों का गुण समाहित है। भारतीय संविधान के संघात्मक लक्षण क्या क्या है? संघात्मक का अर्थ ये हुआ ना कि केंद्र के पास पूरा पावर हो जाना, समझे। एकात्मक का लक्षण क्या है? संघात्मक का लक्षण यही है कि इसमें केंद्र और राज्य मिल के काम करना। एकात्मक का लक्षण है कि पूरा पावर केंद्र के पास होना। देखिए क्या क्या संघात्मक का लक्षण? एक तो लिखित संविधान हो गया, संविधान की सर्वोच्चता हो गया, केंद्र और राज्य की पृथक सरकारें हैं। तो इससे संघात्मक के तो सीधे पता चल रहा है कि संघात्मक है, संघ बना के हम लोग शासन कर रहे हैं। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है, इसीलिए संघात्मक है। एकात्मक का लक्षण देखिए क्या है? राज्यसभा 2/3 सदस्य के बहुमत से राज्य सूची के विषय में कानून बना सकती है। देखो अब क्या कर रहा है, 2/3 जो बहुमत मिल जाएगा, समझे, तो राज्य सूची के माने राज्य के विषय में भी कानून बना देगा वो। कौन? केंद्र। ये देखिए एकात्मक का लक्षण हो गया। यह अनुच्छेद 249 में कहा गया है। राष्ट्रीय आपात के दौरान संसद राज्य सूची के बारे में कानून बना सकती है, राज्यों के निर्देश दे सकती है कि शक्ति को प्रयोग किया जाए या नहीं। राष्ट्रपति केंद्र सरकार की सलाह पर राज्य सरकार को भंग कर सकती है। राष्ट्रपति संसद की उद्देश्य का उद्घोषणा कर सकती है। देख रहे हैं? तो इसमें एकात्मक लक्षण है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल अपने कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होता है, ना कि राज्य के प्रति, ठीक है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि भारतीय संविधान के एकात्मक से संघात्मक दोनों लक्षण विद्यमान है। इस प्रकार इसे अर्धसंघीय संविधान कहा जाता है। इस तरह से हम आज पढ़े हैं। कल से हम लोग जो पढ़ेंगे, आज तक यहीं रहेंगे, आज यहीं तक है। कल से पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, इसका क्या क्या उल्लेख किया गया है, पिट्स इंडिया एक्ट वगैरह इसमें पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, थैंक यू।